हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। कल हमने आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिलहाल हम बात करते हैं आज प्राचीन काल की। प्राचीन काल में जो सबसे पहली राजनीतिक शक्ति थी वो थी आपके कुड़िंद। प्राचीन काल में आते हैं कुड़िंद। कुड़िंद का शासक था, तो इसी को सबसे पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। ये जो कुड़िंद थे ये कब आए थे? 3री-4री शताब्दी में उत्तराखंड में इन्होंने आए थे। उत्तराखंड में आए थे। माना जाता है कि ये अयोध्या से आए थे। तो इनके बारे में एक अशोककालीन अभिलेख है कालसी में। कालसी कहाँ है? देहरादून में। तो इसमें लिखा है, तो इस क्षेत्र के जो लोग रहते थे इस अभिलेख में, उनको तो कहा जाता है पुलिंद। पुलिंद कहा जाता है, और इस क्षेत्र को कहा जाता है अपरांत। अपरांत कहा जाता है। इसीलिए ये भी माना जाता है क्योंकि अशोककालीन अभिलेख था, तो अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये भी माना जाता है कि मौर्य थे। तो ये भी माना जाता है कि जो कुड़िंद लोग थे किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के अधीन थे। उसके बाद जो सबसे पहला हमारा कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था आपका अमोघ भूति। अमोघ भूति किस वंश का था? ये कुड़िंद वंश का था, और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है अमोघ भूति। अमोघ भूति ने क्या किया था? चांदी की और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। चांदी और तांबे की मुद्रा चलाई थी, और उन मुद्राओं में आगे साइड से तो देवी का और मृग का अंकन किया था, और पीछे उनमें प्राग की भाषा में लिखा था राज्य। ये अंकन था क्या? राज्य कुड़िंदस। राज्य कुड़िंदस अमोघ भूतीस महारजस, ये अंकन था पीछे साइड से उनकी मुद्राओं में। उसके बाद जब अमोघ भूति की मृत्यु हो गई, तो प्रथम सदी में यहाँ पे अधिकार हो गया था किसका? शकों का। शकों ने अधिकार कर लिया था। इनके बारे में पता चलता है, जितने भी सूर्य मंदिर है उन सब में शकों के बारे में पता चलता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, अल्मोड़ा में एक सूर्य मंदिर है, उसका नाम है कटारमल। कटारमल से भी हमको शकों के बारे में स्पष्ट इसके लक्षण मिलते हैं। उसके बाद जब शकों की मृत्यु हुई, शकों के बाद आ गए आपके कुषाण। कुषाणों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया, यानी कि उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। अब कुषाण सबसे पहले थे आपके कुड़िंद। कुड़िंद के बाद आए थे आपके शक। शक के बाद कौन आ गए? कुषाण। लेकिन ये माना जाता है कि जो ये कुड़िंद जाति थी, इन्हीं के एक समकालीन थे यौधेय। यौधेय किसके समकालीन थे? कुड़िंद के। तो जो कुषाणों का दमन, जो कुषाणों को खत्म किया, माना जाता है कि यौधेयों ने कुषाणों का दमन किया। तो एक राजा थे, उनका नाम था सीलवर्मन। सीलवर्मन एक राजा थे। इन सीलवर्मन को कोई तो कुड़िंद मानता है और कोई यौधेय मानता है। तो इन्होंने किसका दमन किया था? कुषाणों का दमन किया था, और दोबारा से यहाँ पे कुड़िंद शक्ति दोबारा से आ गई थी सीलवर्मन के द्वारा। अब क्या किया ये जो राजा सीलवर्मन थे, इन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था कुड़िंद वंश का। तो इन्होंने क्या किया था? कृतपुर राज्य की स्थापना कर दी थी। कौन सा राज्य? कृतपुर राज्य। अब कुड़िंद से किस में बदल गए? कृतपुर में बदल गए। अब जो ये कृतपुर राष्ट्र है कहाँ कहाँ तक फैला था? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और रोहेलखंड का कुछ भाग हो गया। ये सारा का सारा कहाँ तक फैला हुआ था? कृतपुर राज्य फैला हुआ था। और बहुत सारे प्रशस्ति लेख, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति होता है, इसमें सब गुप्त वंश के बारे में बताया है। इनको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, कृतपुर राज्य में आ जाते हैं। फिर 5वीं सदी में सीलवर्मन की मृत्यु हो गई। फिर 5वीं सदी में कौन आ गए? नाग आ गए। नागों ने उत्तराखंड पर अधिकार कर दिया। कृतपुर राज्य में तो कुड़िंद थे, फिर उसके बाद कौन सा आ गए? नागों ने अधिकार कर लिया। फिर 6ठी शताब्दी में कन्नौज के मोखरी आ गए। कन्नौज से आ गए मोखरी। मोखरी वंश की सत्ता आ गई थी इसमें। मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था ग्रहवर्मा। पहले कुड़िंद, शक, कुषाण, कृतपुर राजवंश, नाग, कन्नौज के मोखरी, और मोखरी का जो अंतिम राजा था वो कौन था? ग्रहवर्मा होती। अब ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। तो ग्रहवर्मा की हत्या होने के बाद ग्रहवर्मा का एक बहनोई था। इसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ग्रहवर्मा का बहनोई था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की शादी किससे हुई थी? एक पर्वती कोई राजकुमारी थी, उससे उसकी शादी हो गई थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री हिंसांग भी आया था, यहाँ आया था। इन्होंने हरिद्वार के बारे में कहा है कि यहाँ पे 20 ली इसकी माप बताई थी। चीनी माप के अनुसार हरिद्वार को 20 ली माप बताई थी। फिर जब ये हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ?
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे छोटे बहुत सारे ठकुरी राजाओं ने यहाँ पे उत्तराखंड पर राज्य किया और छोटे छोटे गढ़ बनाए या फिर कोटों का निर्माण किया था। फिर 6ठी शताब्दी में पौरवों का शासन हो गया। पौरवों का शासन हो गया था। इस वंश के जो राजा थे, जैसे थे अब विष्णुवर्मन थे, वृद्धवर्मन थे या अग्निवर्मन थे, ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद पौरवों के बाद आ गए थे चौहान। चौहानों ने क्या किया, दक्षिणी उत्तराखंड पर शासन किया। और चौहानों के बाद साथ में ही एक दूसरे थे, उनको कहते थे तोमर। तोमरों ने क्या किया था, पूर्वी उत्तराखंड पर शासन किया था। ये है एक छोटा सा इसके बारे में बताया मैंने आपको, प्राचीन काल के बारे में। तो ये तो राजनीतिक शक्ति, पहली राजनीतिक शक्ति मैंने आपको बता दी कुड़िंद थी। कुड़िंद के बाद क्या बताया मैंने आपको, शक आए। शक के बाद आए कुषाण आए। कुषाण के बारे में फिर नाग आ गए। नाग के बाद आ गए आपके हर्षवर्धन का शासन हो गया। पौरव आ गए, चौहान आ गए, तोमर आ गए। लेकिन जो सबसे पहली ऐतिहासिक वंश माना जाता है, जो सबसे पहला राजवंश माना जाता है, वो माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश। कौन सा राजवंश माना जाता है, कार्तिकेयपुर। इसी को कत्यूरी भी कहते हैं, कत्यूरी वंश भी कहते हैं, कार्तिकेयपुर वंश कहते हैं। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो ये जो कत्यूरी वंश है, इसकी स्थापना हुई थी 700 ईस्वी में। 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। तो लगभग 300 वर्षों तक तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, हमारी जोशीमठ में थी। कार्तिकेयपुर वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, जोशीमठ थी। और जोशीमठ कहाँ है, चमोली में है। तो 300 साल तक तो लगभग यहाँ रही थी। और उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी थी। अल्मोड़ा में एक कत्यूर घाटी है। कत्यूर घाटी में क्या है, बैजनाथ मंदिर है, बागेश्वर, वहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनकी राजधानी कहाँ चली गई थी, बागेश्वर में चली गई थी। तो इनकी राजधानी बागेश्वर में कब तक रहेगी, ये कार्तिकेयपुर राजवंश 700 से लेकर 1030 ईस्वी तक यहाँ पे रहा। इन्होंने बहुत सारे, इनको प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। बहुत सारे इतिहासकार उन्होंने भी इनका वर्णन किया है। जैसे एटकिसन ने इनका वर्णन किया है। एटकिसन ने कहा कि जो ये राजवंश था, ये तिब्बत कैलाश से लेकर पश्चिम में सतलज से, पूर्व में गंडकी नदी से, दक्षिण के रुहेलखंड तक यहाँ तक का फैला हुआ था। बागेश्वर लेक में भी इनका वर्णन पाया जाता है। तो बागेश्वर में जब इनकी राजधानी थी, तो बागेश्वर लेक में कार्तिकेयपुर राजवंश का एक राजा माना जाता है, उसका नाम था बसंत देव। प्रथम राजा माने जाते हैं कौन, बसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम राजा कौन थे, बसंत देव थे। इनको परम भट्टारक महाराजा धीराज की परमेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। खुद को दी थी, इन्होंने खुद ही दे दी थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बागेश्वर के पास ही एक मंदिर था, वहाँ को एक गांव दान दे दिया था। उस गांव का नाम था स्वर्णेश्वरम। नामक गांव उन्होंने क्या कर दिया था, दान दे दिया था। बसंत देव के बाद उसके बाद कोई वंश है नहीं। लेकिन उनके बाद एक नया नाम आ जाता है। इनके पुत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनके बाद के राजाओं का वर्णन किसी किताब में है नहीं। लेकिन उनके बाद का जो एक राजा आते हैं, उनका नाम है खरपर देव। इनका वर्णन है। खरपर देव के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, खरपर देव उस समय राजा थे, यशोवर्मन के समकालीन थे। खरपर देव किसके समकालीन थे, एक कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनके समकालीन थे आपके खरपर देव थे। खरपर देव के बाद इनका पुत्र आया, इसका नाम था कल्याण देव, कल्याण राज या कल्याण देव। इन्होंने शासन किया। इनकी शादी हुई थी रानी लद्दा देवी से। कल्याण देव की रानी लद्दा देवी के साथ इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। उसके बाद खरपर देव का पोता या कल्याण राज का बेटा, उनका नाम था त्रिभुवन राज। इन्होंने शासन किया। इनको भी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि मिली थी। कहा जाता है कि जो त्रिभुवन राज थे, इन्होंने किसी किरात पुत्र के साथ संधि कर ली थी। और जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है, जो बागेश्वर में व्याघ्रेश्वर मंदिर है, वहाँ पे कुछ भूमि दान दे दी थी। किसको, बागेश्वर के। नालंदा अभिलेख में भी यहाँ के शासक कहा जाता है कि एक शासक थे नालंदा अभिलेख में, ये कहा जाता है कि उनका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल। इन्होंने भी उत्तराखंड पर हमला किया था। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने हमला किया था, ये माना जाता है। फिर क्या हुआ था, जिस समय खरपत वंश के स्थान पर, अब यहाँ पे खरपत देव वंश यहीं से खत्म हो गया था। यानी कि 3 ही लोग आए। सबसे पहले आए बसंत देव के बाद वो शासक का पता ही नहीं है। फिर खरपत देव आए, उनका पुत्र आया कल्याण राज के बाद उनका पोता आ गया त्रिभुवन राज आ गया।
उसके बाद यहाँ पे एक जो खरपत वंश था, खरपत वंश यहाँ पे समाप्त हो गया। उसके बाद एक नया वंश आ गया, उस वंश का नाम था निम्बर वंश। कौन सा वंश आ गया? निम्बर वंश। निम्बर वंश आ गया। निम्बर वंश ने क्या किया था? पालों से संधि कर ली थी, पालों के साथ आके ये मिल गए। अब जो ये निम्बर थे ना, ये क्या थे? शैव मतावलंबी थे, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। तो इन्होंने जो शैव मत के होते हैं यानी कि शिव को मानते हैं, तो इन्होंने क्या किया? जागेश्वर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया। फिर निम्बर वंश में निम्बर के बाद इनका एक पुत्र था, उसका नाम था इष्टगण। इन्होंने शासक किया। ये भी अपने पिता की तरह ही शैव धर्म को मानता था। तो इष्टगण एकमात्र ऐसा राजा था जिसने क्या किया था? पूरे के पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। फिर जागेश्वर में जो नवदुर्गा, महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, या लकुलीस का मंदिर है, नटराज का मंदिर है, वो सारे के सारे मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इष्टगण ने कराया था। फिर इष्टगण के बाद इनका पुत्र आया था ललित ललित सुरदेव के बारे में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में लिखा गया है कि ये कली कलंक पगमय में मतलब धरती के उद्धार के लिए इनका जन्म हुआ है। किसमें कहा गया है? ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है। लेकिन जो ललित सुरदेव थे ना, तो ये बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, तो इन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बैजनाथ मंदिर का निर्माण बागेश्वर में कराया, ललित सुरदेव ने कराया। फिर जो बागेश्वर के और पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र है, उसमें एक राजा थे, उनका नाम था सुलौड़ादित्य। सुलौड़ादित्य के पुत्र थे इच्छरदेव। यहाँ पे एक निम्बर वंश खत्म हो गया, फिर सुलौड़ादित्य के पुत्र आ गए, उनका नाम था आपका इच्छरदेव। इनका वर्णन है। इच्छरदेव को भी एक मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान माना जाता है। इच्छरदेव के बाद आए देशदेव, परमदेव, ये सब आ गए। उसके बाद के राजाओं में जो सबसे अंतिम राजा माने जाते हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मदेव। लेकिन जो ये ब्रह्मदेव थे ना, इनको कहीं पे बीरमदेव भी कहते हैं, बीरमदेव। लेकिन ये जो राजा थे, ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे, तो वो बहुत ज़्यादा कामुक थे। तो जितने भी जागर वगैरह है, उनमें इनका उल्लेख मिलता है, अभी भी इनका उल्लेख मिलता है बीरमदेव का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासक थे। ये भी माना जाता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश थे, वो कहाँ से आए थे? अयोध्या के, मूल रूप से ही अयोध्या से उत्तराखंड में बसे थे। और अयोध्या के जो देवता थे, इनके जो देवता है कार्तिकेयपुर राजवंश के, वो कौन थे? भगवान कार्तिकेय थे, इसलिए इस वंश का नाम भी कार्तिकेयपुर राजवंश पड़ा था। ज़्यादा कुछ है नहीं इस वंश में, तो मैंने आपको बता दिया। इस कार्तिकेय राजवंश में ही एक शब्द आ जाता है कि आपने नाम सुना होगा किनका? शंकराचार्य का। ये भी इसी वंश में उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे, और 820 ईस्वी में इन्होंने अपना देह त्यागा था। कहाँ पे? केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्यागा था। तो प्राचीन काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।